सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा इसका तो 23 अगस्त। और आप सबको पता होगा कि 23 अगस्त को ही हम ये नेशनल स्पेस डे के रूप में क्यों मना रहे हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पे सफल लैंडिंग की थी और इस तरह से भारत चंद्रमा पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बना था और साउथ पोल पर लैंड करने के मामले में दुनिया का पहला देश बना था भारत। और उसके बाद आपको याद होगा जिस स्थान पे चंद्रयान 3 लैंड किया था या हमारा लैंडर विक्रम उतरा था उसे हमने क्या नाम दिया, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। तो चंद्रयान 3 से देखो और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि 2-3 प्रश्न यहाँ से एग्जाम में अभी आ चुके हैं। तो एक बार मैं वो भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन इसकी थीम याद रख लो पहले आप। थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को और ये वहां पे पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए तो 23 अगस्त को ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट से या लॉन्च व्हीकल कौन सा था? तो LV-M3M4, जिसे बाहुबली या फैटबॉय भी आप कहते हो। इसमें लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है। और इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के मैंने कमेंट लगा दिए, देखो इनके पूछा गया था प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम P वीर मुथवेल है और उस पॉइंट पे जहाँ पे वो उतरा था उसको शिव शक्ति नाम दिया है, ये मैंने आपको बताई दिया है। और इनके एग्जाम में ये लॉन्चिंग डेट भी पूछा गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। वैसे डे वाला प्रश्न है, तो चलो अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो भी अभी तक हमने मनाए मैं आपको रिवाइज करा दूँ फटाफट। 1 अगस्त को 4 दिवस हमने मनाए थे। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे था। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या इसे अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी कहते हैं। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को ही नागासाकी डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे था। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और संस्कृत दिवस मनाया। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाया था। तो ये अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो अगस्त के थे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। और आज का डे भी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। और अब अगली बार जब भी डे आएगा मैं वापस से 1 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराऊंगा। तो इसी तरह से पूरे महीने के इंपॉर्टेंट डेज हम रिवाइज करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, इतनी बार रिवीजन हो जाता है। अब आप ही देख लो, जब भी डे का प्रश्न आता है बार बार मैं रिवाइज कराता हूँ तो कितनी बार रिवीजन हो रहा है। पर उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को याद होता है, बहुत सौ को याद नहीं होता। उसका कारण क्या है? जब मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आप साथ साथ नहीं बोलते हो। जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा कष्ट नहीं दोगे तो कैसे चीज़ें याद होंगी। तो मेरे साथ साथ बोला करो ताकि चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाए। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में 26वें सीएट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। तो अभी सीएट क्रिकेट अवार्ड्स दिए गए, इस बार इसका ये 26वां संस्करण था। सीएट क्रिकेट अवार्ड्स ये भारत में क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो कि दुनिया भर के क्रिकेटरों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत 1995-96 में हुई थी। हमने कहा इस बार 26वां संस्करण है। ये आरपी गोयंका ग्रुप की कंपनी सीएट टायर के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये तो थ्योरी की बात हो गई। मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन जो अवार्ड्स हैं वो क्या हैं? वैसे तो अवार्ड्स बहुत सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है, मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये दिया गया रोहित शर्मा को। और एक ये भी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया राहुल द्रविड़ को। उसके अलावा टेस्ट मैचेस में पुरुषों में बात कर रहे हैं अभी हम, बैटर ऑफ द ईयर यानी कि बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया यशस्वी जायसवाल को। और बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। उसी तरह से पुरुषों के ओडीआई में वनडे इंटरनेशनल के लिए बैटर ऑफ द ईयर विराट कोहली और बॉलर ऑफ द ईयर मोहम्मद शामी चुने गए। T20 में बात करेंगे, पुरुषों में ही चल रहे हैं अभी बात है ना। बैटर ऑफ द ईयर फिल सॉल्ट जो कि इंग्लैंड के हैं और बॉलर ऑफ द ईयर टिम सूद न्यूजीलैंड के हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट पुरुषों में अगर बात करते हैं तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर साई किशोर को चुना गया, ये तमिलनाडु से हैं।
और बेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट में बात करेंगे तो बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को और बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा को। और एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन खेल प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए भी एक पुरस्कार दिया गया जो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, उनको दिया गया। तो यहाँ पे ये सारे अवार्ड्स मैंने आपको एक बार बता दिए हैं, जिसमें अगर आप कहो कि 1 या 2 या 3 नाम मुझे याद करने तो कम से कम ये तो आप याद रखना ही सही कि मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा को मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को मिला है। बाकी एक बार सारे देख लेना। और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर साई किशोर को चुना गया। अच्छा, सीएट आपको पता होगा, टायर की कंपनी है सीएट, और इसके एमडी सीईओ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा इसी साल, अर्नब बनर्जी उनका नाम है। क्यों सुना होगा? अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है, नियुक्तियों में। ये अभी आत्मा के नए चेयरमैन बने थे। आत्मा क्या है भाई? जिस तरह से मेरी आत्मा, जिस तरह से आपकी आत्मा, वो वाली आत्मा नहीं। आत्मा ये भारत में टायर सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी, एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो उसके ये अभी अध्यक्ष बने थे अर्नब बनर्जी, जो कि सीएट कंपनी के एमडी सीईओ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीएट आया था, तो इसीलिए मैंने कहा एक बार आपको वो भी रिवाइज करवा दूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय, जिसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय है, इसका उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। और ये पहल भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। और ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हरियाणा के सोनीपत में है। तो ये भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय, इसे स्थापित किया जाएगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के परिसर में, और ये हरियाणा में है। इसीलिए हमने प्रश्न को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि कहाँ पे, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो हरियाणा में। इस ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 2009 में। इसके संस्थापक चांसलर हैं नवीन जिंदल। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। संविधान हत्या दिवस पहली बार मनाया गया, आपको ये बताना है कब मनाया गया। संविधान दिवस तो आप सभी जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाते हैं, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं। ये भी याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। संविधान दिवस नहीं पूछा था, राष्ट्रीय कानून दिवस पूछा था एग्जाम में। अब वैसे म्यूजियम संग्रहालय की बात हुई है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय, यहाँ पे म्यूजियम्स आपको रिवाइज कराऊंगा जो हमने करंट अफेयर्स में देखे थे। तो एक साथ जितने भी करंट अफेयर्स में आपने संग्रहालयों के प्रश्न पढ़े, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो अगर आपसे पूछे कि अभी पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनाया गया, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में, जिसका नाम युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय दिया गया। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने बताओ किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था? स्पार्क नाम से। और देश का पहला फिश म्यूजियम ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। और देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया गया था इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय ये कहाँ पे खुलेगा? गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड के मसूरी में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसका नाम शहीदी पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। और म्यूजियम डे तो आपको याद होगा, इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो हम 18 मई को मनाते हैं। बाकी देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय जिसका नाम है द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड का उद्घाटन किया था अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में। देश का पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की अभी आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? हैदराबाद में। और दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे खुला? तिरुवनंतपुरम में, जो केरल में है। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये कहाँ पे अभी उसका उद्घाटन किया गया था? देश का अंडरग्राउंड म्यूजियम है ये, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था ये तो हमने, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको 20 संग्रहालयों से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रिवाइज करा दिए, जो आपने अलग अलग दिनों में पढ़े होंगे, मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दिया। अब आज वाला प्रश्न भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा
और इस तरह से जब भी अगला प्रश्न संग्रहालय से कभी आएगा तो मैं सारे पॉइंट आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उसका PDF मैं आपको ज़रूर दूंगा। और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्स्ट्रा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी इस तरह से। जैसे संग्रहालय वाला प्रश्न आया अभी, म्यूजियम, तो जितने भी इंपॉर्टेंट संग्रहालय पढ़े मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए, एक लिस्ट बना दी है, और ये लिस्ट भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी PDF जब मैं आपको देता हूँ उसी के साथ मैं अटैच करके दूंगा। कहाँ मिलेगी PDF? तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम को खोलिएगा और जो क्रैक एग्जाम नाम से अपना चैनल है वहाँ पे, वैसे लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे ज्वाइन का बटन आएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी PDF अपलोड होती है, जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है या कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी होती है, तो वहाँ मैं मैसेज कर देता हूँ, तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन सबके पास चल जाता है जिन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा होगा, सबको नोटिफिकेशन मिल जाता है टाइम पे। लिंक कहाँ पर है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, आपको क्लास से मदद मिलती है तो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अपने वीडियोज़ को इतना सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। तो आप लोग चाहो तो सपोर्ट मिल सकता है, अगर आप सपोर्ट करो तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देख। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा राजीव गौबा को। आपको पता है अभी कोलकाता में जो RG कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, सबको पता है पूरे भारत में। और फिर उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद देश भर में डॉक्टरों के व्यापक प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उनके अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के उपाय सुझाने के लिए भी नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया था। और उसके बाद हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें टोटल 14 सदस्य हैं, जिसमें से 10 तो डॉक्टर हैं, हमारे गृह सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं। और इस पूरे आयोग का, इस नेशनल टास्क फोर्स का अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जो भारत के अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं, कौन है? राजीव गौबा हैं। अब मुझे पता है आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने ही आपको बताया कि नए कैबिनेट सचिव बन गए हैं TV सोमनाथन, तो मैंने आपको साथ में ये भी बताया था ये किनका स्थान लेंगे? राजीव गौबा का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा होने वाला है 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त तक तो कैबिनेट सचिव यही है ना, राजीव गौबा। तो अभी इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि नेशनल टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजीव गौबा, जो कि कौन है? कैबिनेट सचिव है। 30 अगस्त तक तो यही है, उसके बाद नए जरूर बन जाएंगे TV सोमनाथन, वो तो आपको याद होगा ही सही। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया। नेशनल टास्क फोर्स किसके लिए बना है? देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के उपाय सुझाने के लिए। ये अपने सजेशंस देंगे, ये कमेटी उसके लिए बनाई गई है। 14 सदस्यीय कमेटी है ये, जिसमें 10 तो डॉक्टर हैं, और अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया राजीव गौबा है। वैसे हमारे हेल्थ मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा हैं, ये भी आप जानते हो। और अगर पूछे कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसने किया? हेल्थ मिनिस्ट्री ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम मतलब पहले फुल फॉर्म देख लो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। और इसके अब नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष होंगे राजेश नाम्बियार, इनका नाम है। वे किनका स्थान लेंगे? देवजानी घोष का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा होगा। ये भी ध्यान से सुनना, नवंबर 2024 तक तो नेस्कॉम के अध्यक्ष यही हैं, कौन? देवजानी घोष। और उसके बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो पद ग्रहण कर लेंगे राजेश नाम्बियार। अभी इनको अपॉइंट कर दिया है, अभी इन्होंने पद ग्रहण नहीं किया है, ये ध्यान रखना। वैसे राजेश नाम्बियार के बारे में आपको बता दूं, ये अभी तक कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष थे, पर उन्होंने अभी वहां से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। नेस्कॉम, इसकी स्थापना होती है 1988 में, हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। बाकी ऑप्शन देख लो एक बार। संजय नायर एसोचेम के ये नए हेड बने थे। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर बने। रॉबर्ट जे रवि BSNL के CMD बने थे अभी। तो ये नाम भी न्यूज में, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश में हनुमान जी की स्टैचू जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन ये स्थापित की गई है? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो अभी अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का भी अनावरण किया गया और स्टैचू को नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनियन। ये मूर्ति अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और आप कह सकते हो नॉर्थ अमेरिका में भगवान हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है हमारे। लेकिन हनुमान से याद आएगा, अभी रिलायंस ने ही बताओ किस नाम से AI मॉडल लॉन्च किया था? तो आंसर मैंने पहले ही बोल दिया, हनुमान नाम है, HANOOMAN, हनुमान। चलो स्टैचूज में आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो पिछले साल आपको याद होगा पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु में भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे RK षणमुखम चेट्टी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न और क्लियर हो जाता है, भारत के पहले वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? RK षणमुखम चेट्टी। नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था डॉक्टर बिमल पटेल ने। तेलंगाना में हैदराबाद में अंबेडकर जी की 125 फुट ऊंची स्टैचू का उद्घाटन किया था और उसके वास्तुकार रामवी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये स्टैचू है केम्पेगौड़ा जी की, जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, उसी के बाहर इसका उद्घाटन किया गया था। 108 फुट ऊंची है ये। भगवान शिव जी की स्टैचू राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित की गई थी। 112 मीटर ऊंची है ये और नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर जी की स्टैचू है, महाराष्ट्र के लातूर में आपको मिलेगी, 70 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में ये आपको मिलेगी, संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की आपको पता है स्टैचू है, 182 मीटर इसकी हाइट है। और नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया था हमारी प्रेसिडेंट ने, जो 12 फुट ऊंची है। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई थी नई दिल्ली में, 28 फुट ऊंची है ये। और मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने, अच्छा पहले तो आप ये बताना शिवराज सिंह चौहान के पास अभी कौन सा मंत्रालय है? कैबिनेट मंत्री बन गए वो। तो उन्होंने ओमकारेश्वर में 108 फुट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। उसका नाम समानता की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ वननेस बोलते हैं। और भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा ये स्थापित की गई थी अमेरिका के मैरीलैंड में, 19 फीट ऊंची है ये और इसको नाम दिया था स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसके वास्तुकार रामवी सुतार हैं। तो इस तरह से 12 स्टैचूज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराया है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सचिवालय का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है? तो आंसर होगा संजीव रंजन को। IORA बताया मैंने आपको, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना शामिल है। इसकी स्थापना होती है 7 मार्च 1997 को। इसमें सदस्य देश 23 है। हेडक्वार्टर मॉरिशस में आपको मिलेगा। और अब इसके सेक्रेटरी जनरल बनेंगे, क्या नाम है? संजीव रंजन। लेकिन कब से? 1 जनवरी 2025 से 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? सलमान अल फारसी का स्थान लेंगे, जो कि इंडोनेशिया से हैं। किनका स्थान लेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। कौन बनेंगे ये भी हमने देख लिया और कब से बनेंगे, 1 जनवरी 2025 से बनेंगे। ये जरूर ध्यान में रखना। ऑप्शन देखो, मनोज मित्तल सिडबी के CMD बने, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने थे और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय थे। मौसमी चक्रवर्ती की बात करें तो आकाशवाणी, जिसे आप ऑल इंडिया रेडियो कहते हो, उसकी डायरेक्टर जनरल बनी थी ये। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है या करेगा? तो आंसर होगा KS चित्रा को। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार 28 सितंबर को सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका KS चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य का संस्कृति विभाग हर साल लता मंगेशकर जी की जयंती पे ये पुरस्कार प्रदान करता है। तो उत्तम सिंह को तो 2022 के लिए दिया जाएगा और KS चित्रा को 2023 का ये पुरस्कार दिया जाएगा अभी 28 सितंबर 2024 को, जब लता मंगेशकर जी की जयंती होती है। क्योंकि जो महान पार्श्व गायिका थी हमारी लता मंगेशकर जी, उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। वैसे उनका निधन
6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ था। इसमें पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार भी होता है एक, वो अभी तक 3 लोगों को दिया गया है क्योंकि 2022 में शुरू हुआ था। तो पहला जो ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये पीएम मोदी को दिया गया था। दूसरी बार 2023 में आशा भोसले को और अभी लेटेस्ट 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। तो इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया गया हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और ये लगातार तीसरी बार है जब इसने ये खिताब जीता हो। आपको मैं ये याद दिला दूं कि 2023 में पिछले साल इस हवाई अड्डे को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्काई ट्रैक्स के द्वारा भारत और साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और स्काई ट्रैक से आपको याद आया होगा अभी इसने वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की सूची जारी की थी। उसमें टॉप पे तो कतर एयरवेज था, लेकिन भारत में या यूं कहूँ कि दक्षिण एशिया में जो टॉप एयरलाइन है उसे किसे बताया गया? विस्तारा एयरलाइन को बताया गया, जो इस पूरी लिस्ट में पूरी दुनिया में 16वें स्थान पर थी। बाकी हमारे एविएशन मंत्री का नाम भी याद रखना, नए बन गए हैं, राम मोहन नायडू इनका नाम है। कुछ एयरपोर्ट्स के नाम मैं आपको बताऊं जो कि नाम बदले गए हैं, वो वाले बता रहा हूँ। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पे, और मोप्पा एयरपोर्ट जो गोवा में है उसका नाम मनोहर पार्रिकर के नाम पे कर दिया गया। वहीं महाराष्ट्र का औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे कर दिया, और हरियाणा में जो हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम महाराज अग्रसेन के नाम पे किया गया था। तो अभी इतना ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में संयुक्त सैन्याभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में। अभ्यास का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास 2024। यह भी अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया में। 19 अगस्त को शुरू हुआ था, आज 23 अगस्त 2024 को ये समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल सा इतना ही याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सरसाइज का नाम क्या है, किन देशों के बीच में हुआ और कहाँ पे हुआ। और वैसे एक्सरसाइज का प्रश्न जब भी आता है मैं आपको 2024 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिवाइज कराता हूँ, आपको पता है। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूँ। एक तो आप ये बताओ कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? साउथ कोरिया के बारे में बता दो आप तो, चलो स्टैटिक जो भी है, जैसे कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट कौन है। और ये और बताओ कि अमेरिका के साथ भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। देखते हैं कौन कौन इसके सही से आंसर कर पाते हैं। बाकी आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। और जो नए स्टूडेंट अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, नहीं करा तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। और आज वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है। वैसे तो ये कल शाम को ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कल से सिस्टम में, मेरा जो सिस्टम है उसमें कल से प्रॉब्लम आ रही है। वो कुछ 2-2.5 घंटे चलने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, तो जो वीडियो है वो कंप्लीट रेंडर नहीं हो पा रहा। वीडियो को रेंडरिंग करने में बहुत समय लग जाता है, तो वैसे आज मैं सिस्टम को डाल करके आऊँगा, इसीलिए लेट हो गए। तो ये 3rd वीक है, यहाँ पे हम 15 अगस्त से 21 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीकली वाला वीडियोस आप जरूर से देखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एक बार फिर रिवाइज कर लोगे क्विक फॉर्मेट में। चलो फिर रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था अभी किसने? प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, मनोहर लाल खट्टर। फिर पूछा 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। फिर पूछा ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी? A+। और किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में शेफ डे मिशन नियुक्त किया? सत्यप्रकाश सांगवान। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल बन गए अशोक कुमार सिंह। और 2024 में 9वें ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये अब कहाँ पर होंगे? अब यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर पूछा अगस्त 2024 में नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत नेपाल से कितनी मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने पर सहमत हुआ? तो 251 मेगावाट। फिर पूछा
अभी तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये आयोजित की गई कहाँ पे? नई दिल्ली में, भारत और जापान के बीच। फिर पूछा टोमिको इटुका दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई है, किस देश की हैं? जापान की हैं, 116 वर्ष आयु है। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई, डायना पुंडल नाम है, पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 23 जून को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।